इसराइल का लिबिया पर हमला करना और हसन नसरुल्लाह की मौत पर आखिर क्यों खामोश है 57 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी। क्या तुर्की को मिल गया है इसराइल को खत्म करने का महाप्लान? और अमेरिका ने क्यों दी ईरान को चेतावनी? पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इसराइल ने गाजा को मुकम्मल तबाह करके वहां पर अपना झंडा फहरा दिया है। उसके बाद इसराइल ने जबरदस्त लेबनान पर एयर स्ट्राइक की है और हिजबुल्लाह के कमांडर इन चीफ और लेबनान के इमाम हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है। जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं और खबर यह आई है कि ईरान बड़ी संख्या में इसराइल पर रॉकेट यानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने वाला है, जिसकी खबर खुद यूएस के इंटेलिजेंस ने दी है। और यूएस ने यह भी कहा है कि अगर ईरान ने किसी भी तरीके का हमला इसराइल पर किया तो ईरान को इसका भुगतान करना होगा, यानी यूएस ईरान पर मुकम्मल तौर पर टूट पड़ेगा। और खबर यह है कि इस वक्त इसराइल के हजारों टैंक लेबनान में घुसने की तैयारी कर रहे, यानी इसराइल एयर स्ट्राइक के बाद हसन नसरुल्लाह को मौत का घाट उतारने के बाद अब लेबनान में जमीनी ग्राउंड इन्वेजन करने की तैयारी कर रहा है, यानी ग्राउंड वॉर करने की तैयारी कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया में यह चिंता फैल गई है। खैर, अब देखिए क्या है। अब सवाल तो यह है कि हसन नसरुल्लाह की मौत से 57 मुस्लिम देश क्यों खामोश हैं? तो इसका पहला रीजन यह है शिया सुन्नी का झमेला। असल में हिजबुल्लाह लेबनान में शिया सरकार बनाने पर जोर दे रहा था, जबकि लेबनान में सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह को हमला कर रही थी। दोनों आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा था, एक तरफ सऊदी अरब वहां के सुन्नी ग्रुप को समर्थन कर रहा था। तो हिजबुल्लाह को अरब देश बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जहां तक ईरान की बात है, तो ईरान जितना अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा है, उतना ही खतरा अरब देशों के लिए है। ईरान सिर्फ इसराइल को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि ईरान सऊदी अरब, मक्का और मदीना पर भी कब्जा जमाना चाहता है, वहां पर शिया हुकूमत कायम करना चाहता है, जिसकी वजह से ईरान एक ही वक्त में इसराइल का भी दुश्मन है और सऊदी अरब का भी दुश्मन है। तो कासिम सुलेमानी की मौत पर सऊदी खुश हुआ और हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर सऊदी अरब को दुख नहीं हुआ, क्योंकि सऊदी अरब का वो दुश्मन था जैसा दुश्मन वो इसराइल को था। इसराइल दोनों का कॉमन दुश्मन है। उसी तरीके से ईरान का भी सऊदी से दुश्मनी है। शिया सुन्नी की लड़ाई है, विचारधारा और आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जिसकी बुनियाद पर हसन नसरुल्लाह की मौत से सऊदी अरब और अरब देशों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए उन्होंने कोई टिप्पणी भी नहीं की है, क्योंकि यह हमला हसन नसरुल्लाह की मौत में सऊदी अरब का फायदा है। अब अगर इसराइल ईरान को पर हमला भी कर दे या आयतुल्लाह खामनाई को भी इसी तरीके से मौत के घाट उतार दे, तो मुस्लिम देशों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ईरान भी सऊदी अरब का दुश्मन है और इसराइल भी दुश्मन है। तो दुश्मन दुश्मन को मार रहा है। इसमें सुन्नी ग्रुप या फिर मैं कहूं सऊदी अरब, अरब देश पर मजा ले रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हमला बढ़कर उनके देशों में भी जाएगा। वेल, अब बात करते हैं कि इसराइल को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसका पहला तरीका तो यह है कि तुर्की इसराइल से सीधा जंग लड़ ले, क्योंकि तुर्की नाटो का हिस्सा है। अब नाटो क्या है? नाटो 22 देशों का एक संगठन है, जिसका एक ट्रीटी एग्रीमेंट है कि कोई भी दुनिया का कोई भी देश अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला करेगा तो नाटो के 32 देश मिलकर उस मुल्क पर हमला करेंगे। इसराइल नाटो का हिस्सा नहीं है, तुर्की नाटो का हिस्सा है। अगर तुर्की इसराइल से जंग लड़ता है तो यकीन मानिए नाटो या तो टूट जाएगा या फिर मजबूरन इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि नाटो इसराइल पर टूट पड़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए इसराइल पर तुर्की हमला नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग तुर्की और तैयब अर्दोगान को नहीं जानते वो सोच रहे होंगे कि अर्दोगान इसराइल से बदला ले लेगा, इसराइल के लिए फौज खड़ी कर देगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसको अगर अरब देश अपना ले तो काफी आसानी तरीके से वो इसराइल को एक हफ्ते में उसे जमीन से मिटा सकते हैं या फिर इसराइल को मजबूर कर सकते हैं घुटने टेकने पर। सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जंग कैसे जीती जाती है, जंग कौन जीतता है, कौन दुनिया में पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो इसका जवाब है कि दुनिया के जिस देश के पास न्यूक्लियर मिसाइल होंगे उस देश को दुनिया उस देश के आगे घुटना टेक देगी। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा रशिया के पास है। रशिया के पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है, अमेरिका के पास 4000 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है, और फिर चाइना के पास हजारों की तादाद में न्यूक्लियर मिसाइल है।
और इजराइल के पास 400 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है। चूंकि किसी भी अरब देश के पास न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, इसलिए वह इजराइल से झगड़ा नहीं करते। लेकिन क्या न्यूक्लियर मिसाइल बनाना ही जरूरी है? ऐसा नहीं है। देखिए, यूएसए ने सीरिया पर हमला कर दिया, 37 मिलिटेंट को मार दिया। क्यों? क्योंकि सीरिया उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था जो लोग इजराइल या फिर अमेरिका पर हमला करने वाले थे। अमेरिका ने क्यों हमला कर दिया भाई? ये झगड़ा तो इजराइल और ईरान या फिर हिजबुल्लाह का है। अमेरिका कहता है कि हमारा इजराइल के साथ अटूट संबंध है, हम अपने अलाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम अपने अलाई के साथ खड़े हैं। लेकिन मुस्लिम देशों के साथ कौन खड़ा है? कोई खड़ा नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम देश चाहे तो चाइना और रशिया के साथ अच्छा संबंध बनाकर उसको अपने पाले में ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि रशिया या फिर चाइना अपना न्यूक्लियर मिसाइल मुस्लिम देशों को क्यों देगा और ईरान की या फिर सऊदी अरब की मदद क्यों करेगा इजराइल के खिलाफ? उसका रीजन है बिजनेस। चूंकि इजराइल नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका बिजनेस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ चलता है, इसीलिए यूके, यूएस, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज आज इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका धंधा इजराइल के साथ चलता है। मुस्लिम देशों का धंधा भी अमेरिका के साथ चलता है। ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो या बड़े बड़े डील हो, वो अमेरिका के एजेंसियों के साथ करते हैं। अगर 57 मुस्लिम देश अपने देश के अंदर से तमाम अमेरिकन को लात मारकर भगा दें और अपना पूरा का पूरा बिजनेस, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, रास्ते बनाना हो, तेल की खुदाई करना हो, कुछ भी हो, तमाम का तमाम बिजनेस अगर रशिया और चाइना को दे देते हैं और ये एग्रीमेंट बनाते हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो आप हमारा साथ दोगे, तो एक नया संगठन तैयार होगा। एक तरफ नाटो खड़ा होगा तो एक तरफ मुसलमानों का संगठन खड़ा होगा। एक तरफ नाटो में अमेरिका उसका सहयोगी देश, सबसे बड़ा देश होगा, तो ये मुस्लिम के साथ चाइना और रशिया खड़ा होगा। तो आप समझिए फिर इजराइल को हराना कितना आसान हो जाएगा। फिर कोई भी ईरान या सऊदी अरब पर हमला करने की नहीं सोचेगा। तो इजराइल को अगर खत्म करना है तो रशिया और चाइना का साथ अरब देशों को लेना पड़ेगा। ओआईसी को, अरब देश को बचाने के लिए, फलस्तीन को बचाने के लिए, इजराइल को हराने के लिए रशिया और चाइना की जरूरत है। क्योंकि रशिया के पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है और इजराइल के पास सिर्फ 400 न्यूक्लियर मिसाइल है और अमेरिका के पास 4000 है और चाइना के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल है। तो इस वक्त अरब देश को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है, क्योंकि एक बार किसी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो उन दो देशों में जंग नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया जंग रोकने में उतारू हो जाएगी, जिस तरीके से रशिया अमेरिका की जंग नहीं होती। क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। इजराइल के पास है लेकिन अरब देश के पास नहीं है। वो जब दिल करता है वो तब किसी न किसी जगह पर बम फोड़ देता है, कभी लिबनान पर, कभी सीरिया पर, कभी ईरान पर, कभी इराक पर, उसको किसी का डर नहीं। लेकिन अगर मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, अरब देश के पास आ जाए, तो हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है पर वो किसी काम के नहीं है। पाकिस्तान देश ही बेकार है, वहां के रहने वाले लोग नहीं, आर्मी बेकार है, वहां का पूरा सिस्टम करप्ट है, वहां के जो नेता है चोर हैं। तो आप उनसे कोई उम्मीद मत करें। उनका बस चले तो वो इजराइल को अपना न्यूक्लियर वेपन भेज दे, वो फलस्तीन की मदद करने से रहा। तो इजराइल को हराने के लिए अरब देशों को चाइना और रशिया का साथ लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। उनको अमेरिका से झगड़ा करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि अमेरिका के 10,000 सोल्जर इस वक्त सऊदी अरब के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो ईरान से सऊदी अरब की रक्षा करते हैं। तो जब तक ये शिया सुन्नी का झगड़ा खत्म नहीं होगा, तब तक इजराइल का मामला खत्म नहीं होगा। और शिया सुन्नी का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि शिया को शिया हुकूमत दुनिया में चाहिए, सुन्नी को सुन्नी हुकूमत दुनिया में चाहिए। दोनों एक दूसरे का साथ नहीं बल्कि एक दूसरे को झुकाना चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल इजराइल को हराना नामुमकिन है, जब तक कि खुरासान से वो ग्रुप बाहर नहीं निकल आता जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की है। और प्रॉबेबली वो तालिबान हो सकता है या कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो इलाका अफगानिस्तान और ईरान और इन सब इलाकों में आता है। खैर, उसका जिक्र कभी और इंशाल्लाह करेंगे। तब तक जो भारतीय मुसलमान है वो प्लीज़ अरब देश को मत कोसो। हम भारत का मुसलमान खुद इतने नालायक है कि हम 70 साल में अपनी पार्टी, अपनी नेता नहीं चुन पाए। हम सऊदी अरब को गाली देते हैं, ईरान को गाली देते हैं। भाई, सऊदी अरब कम से कम फ़लस्तीन के लोगों की मदद तो कर रहा है, उनके टूटे हुए घर को बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां तक खाना पहुंचा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ गाली दे रहे हैं और आखिरत में फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अरब देश में जो भी चल रहा है उस पर गाली गलौज मत कीजिए, किसी को बुरा भला मत कहिए। आप अगर हेल्प कर सकते तो कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि आप हेल्प करने, हम हेल्प करने लायक नहीं। इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूँ। जिन लोगों को भी मेरी बात से इत्तेफाक है, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो मैं आइडिया बता रहा हूँ, ये आइडिया सऊदी अरब, दुबई और ओमान, कतर, बहरीन के किंग के दिमाग में घुस जाए, ताकि वह अमेरिका से रिलेशन ख़राब करके अपना रिलेशन चाइना और रशिया से बिल्ड करे, ताकि फ़लस्तीन को बचाया जा सके। इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए,
इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देखा था तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। कमेंट पर @फॉलो पर @हाईलाइट्स लिखिए और मुझे अपनी दुआ में रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।